जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का सोशल साइंस का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। और आप सभी को मालूम होगा कि सोशल साइंस का यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप चाहे कोई भी बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप झारखंड बोर्ड का होंगे या फिर बिहार बोर्ड का होंगे या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो भारत में राष्ट्रवाद से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ आंसर भी बताऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं, पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि आखिर खिलाफत आंदोलन क्या होता है। तो आप खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं? आखिर जो खिलाफत आंदोलन होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन को किया जाता है। और मुसलमानों में से दो व्यक्ति का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। तो दो आदमी यहाँ पर मेन रहता है जो कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन को करता है। और इसकी शुरुआत होता है 1919 में। और इसका मुख्य कारण क्या रहता है? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की की हार हो जाती है और ब्रिटिश सरकार द्वारा ओटोमन खलीफा, जो कि इस्लामी दुनिया का धार्मिक प्रमुख होता है, उसकी शक्ति को खत्म कर दिया जाता है और उनके साम्राज्य को खत्म करने का विरोध करना था। क्योंकि जो खलीफा रहता था, जो तुर्की का जो खलीफा, जो मुसलमान का यहाँ पर धार्मिक प्रमुख रहता था, धर्म का प्रमुख रहता था, जो खलीफा रहता था। और तुर्की कहाँ पड़ता है? तो तुर्की जो कि यूरोप में ही एक जगह रहता है, वहीं पर तुर्की रहता है। तो तुर्की रहता है ओटोमन साम्राज्य, जो कि ओटोमन साम्राज्य रहता है, उसी को तुर्की कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है? तो एक तरफ मित्र राष्ट्र रहता है और दूसरा तरफ केंद्रीय शक्ति रहता है। तो जो ओटोमन साम्राज्य रहता है, जो केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत लड़ाई करता है, किससे? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो कि मित्र राष्ट्र रहता है, ब्रिटेन रहता है, इसके अलावा इटली रहता है, अमेरिका रहता है, तो उस सब के साथ लड़ाई करता है, जर्मनी के साथ मिलके। जो यहाँ पर तुर्की रहता है वो, तो ऐसे में जो ब्रिटेन सरकार रहता है वो क्या करता है, जब युद्ध में जीत जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाता है, तो तुर्की को अपना कब्जा में ले लेता है। तुर्की को अपना कब्जा में ले लेता है ब्रिटेन, और फिर कह देता है कि जो खलीफा का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और जो यहाँ पर मुसलमानों का यहाँ पर विद्रोह चालू हो जाता है। जो मुसलमान रहते हैं वो यहाँ पर बमक जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि कैसे यहाँ पर खलीफा जो कि मुसलमान का धार्मिक प्रमुख रहता था, तो उसको कैसे हटा दिया जाए। तो ऐसे में जो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है, जो कि मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा खलीफा की गद्दी को बचाने के लिए शुरू किया जाता है। तो आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो रोलेट एक्ट क्या रहता है? तो जो रोलेट एक्ट रहता है वह 1919 में पारित किया जाता है। और कौन पारित करता है? तो ब्रिटिश सरकार पारित करता है। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज लोगों के द्वारा पारित किया जाता है। जो ब्रिटिश सरकार रहती है वो पारित करती है। आखिर ऐसा क्यों? तो भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लिए पारित किया जाता है। और जो रोलेट एक्ट रहता है यह एक दमनकारी कानून रहता है। तो क्या होता है उस समय? तो यहाँ पर आज़ादी के लिए सबको यहाँ आवाज़ उठाने लगता है, भारतीय लोग आवाज़ उठाने लगता है कि नहीं, हमको आज़ादी चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसे में विद्रोह करने लगते हैं, क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आंदोलन करने लगते हैं। राष्ट्रवाद की भावना सब में जग जाती है कि नहीं, अब हमको आज़ादी चाहिए, ब्रिटेन को यहाँ पर से भगाना पड़ेगा, जो ब्रिटिश लोग हैं उसको भारत से भगाना पड़ेगा, अब स्वतंत्रता हमको चाहिए। तो ऐसे में जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार रहती है वो रोलेट एक्ट लाती है। और इसे काला कानून भी कहा गया है। जो रोलेट एक्ट है इसको काला कानून भी कहा गया है। आखिर कैसे? तो इसके तहत
जो सरकार रहती थी वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा या फिर सुनवाई के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। यानी कि मान लीजिए कि किसी को पाया गया कि हाँ ये आंदोलन कर रहा है, ये विद्रोह कर रहा है, तो जो सरकार रहती थी, जो ब्रिटिश सरकार रहती थी, उस भारतीय व्यक्ति को उठा लेती थी और 2 साल तक जेल में रखती थी और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं होता था, कोई कार्यवाही भी नहीं होता था। तो इसको यहाँ पर रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं और इसको काला कानून भी कहा जाता है। देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है, क्योंकि इसमें अभियुक्त को अपने पक्ष रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। कि यहाँ पर अभियुक्त जो यहाँ पर दोषी होता था वो यहाँ पर नहीं क्लियर कर सकता था कि हम दोषी है कि नहीं दोषी हैं, उसको यहाँ पर अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया जाता था। वो कह भी नहीं सकता था कि हम नहीं किए हैं या फिर किए हैं, उसको कहने का मौका ही नहीं देता था अंग्रेज, डायरेक्ट उठाता था और 2 साल तक जेल में बंद कर देता था। तो इसी को यहाँ पर रोलेट एक्ट कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए यहाँ पर दांडी यात्रा, आखिर दांडी यात्रा क्या था और दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो जो दांडी यात्रा रहता है उसकी शुरुआत कब होती है, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत किया जाता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा ख़त्म कर दिया जाता है। आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, तो जो ब्रिटिश सरकार रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर ले रहता है, बहुत ही ज़्यादा खिंचान कर ले रहता है, तो अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ना रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है दांडी यात्रा का, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है नमक कानून को तोड़ना, क्योंकि जो नमक रहता है वो सबके लिए यहाँ पर सबको यूज करते थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको भारतीय बनाते थे, नमक लगाते थे, नमक डालते थे, खाते थे। लेकिन जो नमक रहता है उसको यहाँ पर बेचना गैरकानूनी था। जो ब्रिटिश सरकार रहता है वो नियम बनाता है कि नमक को कोई बेच नहीं सकता है और नमक को कोई बना नहीं सकता है। तो ऐसे में गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं चलो नमक के कानून तोड़ देते हैं और नमक कानून को तोड़ा जाता है। और इसको हम सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जो दांडी यात्रा रहता है उसको हम सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं कि शुरुआत करना था। इसके अलावा जो दांडी यात्रा है उसको दांडी मार्च भी कह सकते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो गांधी जी ने नमक पर कर और सरकारी एकाधिकार का विरोध करने के लिए साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की। तो गांधी जी कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हैं, तो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं ताकि भारत की आज़ादी के लिए लोगों में जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर दांडी यात्रा किया जाता है और साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 78 अनुयायी जो कि गांधी जी के साथ क्या करते हैं, तो दांडी से साबरमती से दांडी की ओर जाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। आखिर असहयोग आंदोलन क्या रहता है और इसको क्यों प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, आखिर असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो औपनिवेशिक सत्ता को असहयोग के माध्यम से घुटने टेकने पर मजबूर करना और स्वराज स्वशासन प्राप्त करना। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या रहता है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता चल रही होती है, जो यहाँ पर ब्रिटिश क्या कर ले रहता है, तो भारत पर कब्जा कर ले रहता है, भारत पर कब्जा करे हुए रखता है। तो ऐसे में भारतीय लोगों को बोल देता है कि कोई अंग्रेज लोगों का सहयोग नहीं करेगा, उसका यहाँ पर असहयोग करेगा, असहयोग करेगा, कोई सहयोग नहीं करेगा, असहयोग करेगा, यानी कि उसका कोई साथ नहीं देगा और ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। और हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए स्वराज यानी कि स्वशासन, यानी कि हम पर कोई शासन ना करे, यहाँ पर भारत जो जनता है वह खुद पर शासन करे। तो यहाँ पर इस तरीके का मांग किया जाता है।